सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगे तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। संसद में आज गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज का दिन। राज्यसभा के एजेंडे में 22 प्राइवेट मेंबर विधेयक, इंडियन मेडिकल काउंसिल संशोधन विधेयक 2018 लोकसभा में होगा पेश। 67 प्राइवेट मेंबर बिल पर भी होगा विचार। उपराष्ट्रपति की राजनीतिक दलों से संसदीय गरिमा सुनिश्चित करने के लिए आचरण संहिता विकसित करने की अपील। संसद पर जनता के विश्वास को मजबूत करने की बताई जरूरत। बेहतरीन चर्चा करने वाले सांसदों को नजरअंदाज करने पर मीडिया को दी नसीहत। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। सरकार गठन पर चर्चा के लिए राज्यपाल से आज करेंगे मुलाकात। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के नाम अब तक नहीं तय कर पाई है कांग्रेस। नए रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में सेंट्रल बोर्ड की पहली बैठक आज। नकदी की चुनौती, फैसला लेने में बोर्ड की भूमिका और एमएसएमई सेक्टर पर हो सकती है चर्चा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आज से दूसरा टेस्ट मैच शुरू। मेजबान टीम का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। बिना किसी नुकसान के अब तक बनाए 49 रन। 4 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे भारत। सबसे पहले बात संसद सत्र की। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और शुक्रवार होने की वजह से दोनों सदनों में गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज का दिन है। राज्यसभा के एजेंडे में 22 और लोकसभा के एजेंडे में 67 गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज कई अहम विधायी कामकाज भी निपटाए जाएंगे। राज्यसभा में आज 3 विधेयकों पर विचार होना है। इनमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2018 शामिल है। इनके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013 भी एजेंडे में है, जिसे वापस लिया जाना है। वहीं लोकसभा की बात करें तो एजेंडे में आज 6 विधेयक शामिल हैं। सदन में आज भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2018 और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2018 पेश किए जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसजेंडर पर्सन्स यानी उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2016, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय और माध्यस्थतम केंद्र विधेयक 2018, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2018 पर भी विचार होगा। लोकसभा में आज चक्रवात, गज और तितली जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर चर्चा होगी। ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी। लोकसभा सांसद भर्तृहरि महताब और पी वेणुगोपाल देश के विभिन्न भागों, खासकर केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में आई प्राकृतिक आपदाओं जैसे गज और तितली चक्रवातों के खास संदर्भ का मुद्दा उठाएंगे। विभिन्न दलों के सांसद चर्चा के दौरान अपने विचार और सुझाव पेश करेंगे। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी कल दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर गतिरोध के चलते दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में गतिरोध पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि संसद की रक्षा करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन नहीं चलने देना उचित नहीं है। सभापति ने कहा कि 17 साल पहले 13 दिसंबर के दिन ही संसद की रक्षा करते हुए कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। ऐसे में उस दिन उनके सम्मान में सदन की कार्यवाही चलाने में सभी सदस्यों को सहयोग देना चाहिए। लेकिन सभापति की अपील के बावजूद सदन में गतिरोध जारी रहा। संसद आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन के पटल पर जरूरी दस्तावेज रखे गए। इसके फौरन बाद एआईएडीएमके सांसद कावेरी मुद्दे को लेकर आसन के करीब आ गए। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर वाईएसआर सांसद भी आसन के करीब आ गए और सभापति के बार बार अपील के बावजूद वो वेल में ही बने रहे। गतिरोध बरकरार रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।
Right, 1 minute, 1 minute. Will you please bear with me 1 minute? 1 minute, will you bear me? 1 minute, bear. Will you please bear with me? Please. Let the country get justice, please. Including Tamil Nadu, all. Today only, just now, we all have paid tributes to the 9 people who have given their life to protect us, to protect the parliament. And we don't allow the parliament to function. This is not fair. I appeal to all of you. If I have allowed 2 o'clock call attention. If you don't want, I will adjourn the house for the day. I don't want these scenes to be seen on this day at least. On this day, I don't want these scenes to be good. I would like to urge upon the members, at least please allow the house today. Wrong message will go. 9 people have given their life to protect us. The house is adjourned to meet at 14th tomorrow at 11 o'clock. और इस समय हम सीधा रुख करेंगे अपने संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह का। अरविंद जी, आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और हम देख रहे हैं बार बार सभापति अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं गतिरोध को लेकर। आज किस तरह के आसार हैं? क्या डीएमके एआईएडीएमके से बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है? क्या कोई कोशिशें हैं ताकि सदन सुचारू रूप से काम कर सके? बिल्कुल आपने ठीक कहा प्रीति। जो आपने देखा कि जो कल जो घटनाएं घटी उसको लेकर के सभापति जी बहुत आहत रहे और कल भी जो लोकमत संसदीय पुरस्कार है उसके मौके पर उन्होंने बाकायदा अपील की पॉलिटिकल पार्टी से, यहाँ तक कि मीडिया से भी, कि वो कम से कम जो संसद के सुचारू संचालन में वो मदद करें और ऐसा कुछ बनाएं जिससे संसद का सुचारू संचालन हो सके। और कल उनका बहुत ही भावुक भाषण रहा, खासतौर पर आपने देखा होगा कि सुबह भी और शाम के टाइम भी। तो उम्मीद है, उन्होंने कल भी लीडर से जो बातचीत की तो काफ़ी नाराज़गी जाहिर की इस बात को लेकर के कम से कम आज के दिन जो कि एक मैसेज जाना चाहिए था जो है एकता का, एकजुटता का। तो ख़ास तौर पर जब संसद को बचाने में जो शहीद हुए हैं, मतलब ख़ासतौर संसद पर हमले की बरसी के समय भी संसद न चल पाने को लेके वो काफ़ी चिंतित रहे। और उम्मीद है, देखिए आज प्राइवेट मेंबर्स के कामकाज का दिन है सेकेंड हाफ में, उसके अलावा 3 अहम विधेयक हैं। तो ये तो कहिए कि पिछले बार सभापति के विशेष आग्रह पर एक विधेयक पारित हो गया है और कोई कामकाज नहीं हुआ, यहाँ तक कि क्वेश्चन आवर भी नहीं चला है। तो उम्मीद यह है कि ये अपील शायद असर करेगी और कुछ कामकाज आगे बढ़ेगा जो है प्रीति। बिल्कुल, और इस पर नजरें रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। लोकतंत्र की मजबूती में अहम योगदान देने वाले दिग्गजों को राजधानी दिल्ली में लोकमत संसदीय पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अपना संबोधन मराठी में शुरू किया। उन्होंने राजनीतिक दलों और मीडिया दोनों को नसीहत दी। संसद पर हमले की बरसी के मौके पर भी सदन नहीं चल पाने की पीड़ा भी उन्होंने साफ जाहिर की और ये भी कहा कि मीडिया बेहतरीन तैयारी करके चर्चा करने वाले सांसदों को नजरअंदाज करता है, जबकि अवरोध करने वालों को तवज्जो देता है। इन बातों के नाते लोगों में राजनेताओं के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। सभापति राज्यसभा के रूप में अपनी भूमिका और अनुभवों के आधार पर उपराष्ट्रपति ने कई अहम सुझाव भी दिए। साथ ही सदन संचालन के कठिन दौर में नेता सदन अरुण जेटली और नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद की भूमिका को भी सराहा। 13th December, 9 security personnel, including 1 media person, have laid down their life to protect the temple of democracy in Parliament. And we could not even run the house today after paying tributes. So this is a time for every one of us. I am not criticizing this party or that party or opposition or ruling party and all. We have seen roles have changed, but people in different times have behaved in a different manner. And then now when I talk to the people directly, informally they tell, sir, उन लोगों ने किया सर, जो भी सत्ता में है, उन लोग जब विपक्ष में थे उन्होंने किया। जब मैं उनसे पूछता हूँ वो कहते हैं सर जब ये लोग सत्ता में था उन्होंने भी ऐसा किया।
और एक दूसरे के ऊपर आरोप करते करते कितना साल हम ऐसे बताएंगे? इट इज टाइम नाउ. वी आर ए मैच्योर डेमोक्रेसी. एज आई टोल्ड यू, एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, and India has become now aspirational with younger generation. So I appeal to all political parties, please see to it that the parliament functions effectively. उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय कामकाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 7 सांसदों को कल लोकमत संसदीय पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी, शरद पवार और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद शामिल हैं। इस मौके पर दिग्गज सांसदों ने अपने संसदीय अनुभव साझा किए और बढ़ते अवरोध पर चिंता भी जताई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 7 सांसदों को उत्कृष्ट योगदान के लिए लोकमत संसदीय पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया। लोकसभा सांसद हेमा मालिनी किसी कारण से पुरस्कार लेने नहीं पहुंच पाईं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को उत्कृष्ट सांसद के रूप में सम्मानित किया गया। बेहतरीन कामकाज के लिए महिला सांसदों में रमा देवी, कानिमोझी और छाया वर्मा को लोकमत संसदीय पुरस्कार से नवाजा गया। दिग्गज सांसद शरद पवार ने कहा कि अपने 52 साल के संसदीय जीवन में उन्होंने कभी भी सदन का काम रोकने का प्रयास नहीं किया, न कभी वेल में गए। मुरली मनोहर जोशी, शरद पवार और गुलाम नबी आजाद ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बढ़ते अवरोध पर चिंता जताई। संसद का जो स्वरूप उस समय था उसमें अब काफी बदलाव आ गया है। कार्यप्रणाली में बदलाव आ गया है और कुछ व्यवहार प्रणाली में बदलाव आ गया है और सबसे ज़्यादा संवाद और भाषा में बदलाव आ गया है। ये थोड़ी सी चिंता की बात है। ये विधानमंडल में जाएंगे, उनका एक फर्ज है कि लोगों की समस्या पर बातचीत करने का एक बहुत बड़ा मौका आपको मिला है, इसका पूरे फायदा लेने की आवश्यकता है। मगर ये फायदा लेते समय सदन का गरिमा रखना, ये भी जिम्मेदारी कभी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिशियन का काम है, जोर से बोलेगा तो उतने वापस गालियां खाएगा, मध्यम तरीके से बोलेगा तो अपनी बात नहीं कर पाएगा, वो बेस्ट ऑरेटर हो नहीं सकता, फिर दूसरा निकाल देगा उसको। तो नेविगेशन उसको करना इतना मुश्किल है, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, सदन के अंदर, और अपना पॉइंट रखना और उसको सरकार से मनवाना या सरकार में होकर विपक्ष से मनवाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ये कोई आसान काम नहीं है। इस मौके पर सांसद और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी काफी अहम बातें कहीं। वेल में जाएंगे तब जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को लगेगा कि हम कुछ काम कर रहे हैं। ये सच नहीं है। अच्छा काम करेंगे तो, अच्छी बात करेंगे तो बात रखने से भी अपना इंप्रेशन बनता है। इस भारत को बदलाना है, उस पार्लियामेंट को हमने उस जगह पहुंचाना है जहां हम बात कर सकें। विरोध हो सकता है मगर वो विरोध प्यार से कर सकते हैं। लोकमत संसदीय पुरस्कार का खाका तैयार करने वाले लोकमत समूह कई क्षेत्रों में नेतृत्व विकास में मदद कर रहा है। संसदीय पुरस्कार में भी उसकी ओर से बनी जूरी में कई दिग्गज शामिल हैं। उपराष्ट्रपति और संसदीय दिग्गजों ने लोकमत की इस पहल को सराहा। कैमरामैन कंवरजीत के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और लोकमत संसदीय पुरस्कार से सम्मानित महिला सांसद छाया वर्मा ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। लोकमत ने अपने जो उनकी जूरी है उसने पाया कि आप जो है सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद जो है राज्यसभा में, तो आप क्या कहना चाहेंगी जो इस मामले में? सबसे पहले तो मैं उन संस्था के लिए कहना चाहूँगी कि कौन कहता है इत्र में ही खुशबू होती है। कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जिनके आने से पूरा माहौल महका करता है। ऐसी संस्था जो काम करने वालों को, जो ईमानदारी से मेहनत करने वालों को इनकरेज करती है, प्रोत्साहन देती है, उन संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने किस तरह से अब तक महसूस किया है कि अपर हाउस में अपने, क्योंकि सभापति जी भी बार बार ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए, क्या आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से
ये पूरे भारतवर्ष का सर्वोच्च सदन है और पूरे भारत के लोगों के निगाह रहती है इस सदन पे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर सही मायने में हम देश भर में लोगों को सही उनका हक दिला सकते हैं, उनका आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, लोगों को न्याय दिला सकते हैं। तो ऐसे संस्था में आने का मुझे गर्व है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ आके लोग पूरे समय का, जितना भी समय मिलता है सदन में बैठने का, उसका पूरी तरह से सदुपयोग और अच्छे काम के लिए और अच्छे नियम और अच्छे नीति निर्धारण के लिए उपयोग करना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। लंबी माथापच्ची के बाद कांग्रेस आलाकमान ने इसका ऐलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग में उनके नाम पर मुहर लगी। इसके बाद वो देर रात भोपाल पहुंचे और एयरपोर्ट से वो विधायक दल के नेता के चयन के लिए नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक के लिए सीधे पार्टी कार्यालय गए। आज सुबह 10:30 बजे मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी वो मुलाकात करके सरकार गठन और शपथ ग्रहण समारोह के बारे में चर्चा करेंगे। कमलनाथ ने पार्टी हाईकमान और मध्य प्रदेश की जनता का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने वचन पत्र को पूरा करेगी और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। साथ ही सभी वादों को पूरा करने का भरोसा भी दिलाया। मैं मध्य प्रदेश के हर मतदाता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो हमारा वचन पत्र था हम इसको पूरा करेंगे। मैं हर कांग्रेस परिवार के सदस्य को भी जिन्होंने हमारी बात हर घर में, हर गांव में, हर झोपड़ी तक पहुंचाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का तो ऐलान हो गया, लेकिन चुनाव नतीजे आने के 3 दिन बाद भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई है। कल दिन भर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस पर मंथन किया। पार्टी की ओर से ऐलान नहीं होने से दोनों ही राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार हैं। दोनों नेताओं ने कल रात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर दूसरे दौर की वार्ता की। वहीं छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री के नाम पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का नाम जोरों पर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों पर फैसला आज के लिए टाल दिया है, क्योंकि वो इस बारे में पार्टी नेताओं से और चर्चा करना चाहते हैं। इसमें जो सामान्य जो प्रक्रिया है, रिजल्ट आने के बाद पर्यवेक्षक आया और यहाँ विधायक दल की बैठक हुई और सभी विधायकों ने सर्वानुमति से फैसला किया कि नेता पद का चुनाव हाईकमान करे, उन पे सब सौंप दिया गया। और उसके बाद भी ऑब्जर्वर ने सभी विधायकों से 1-to-1 बात की है और सारी रिपोर्ट वहाँ हाईकमान को सौंप दिया गया है और फैसला उन्हीं को लेना है। उसके बाद अब कभी भी नाम का डिक्लेयर हो सकता है। हर प्रक्रिया को जो गंभीर प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ न कुछ समय तो उन सारी प्रक्रियाओं में लगता है। तो इस प्रक्रिया में भी इतनी जल्दबाजी क्या, थोड़ा टाइम तो लगता है। वहीं तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने कल दूसरी बार प्रदेश की कमान संभाल ली। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा मोहम्मद महमूद अली ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन अगले कुछ दिनों में किया जाएगा। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में TRS ने 119 में से 88 सीटें हासिल करके बड़ी जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस को 19 और उसकी सहयोगी TDP को 2 सीटें मिली हैं। AIMIM के खाते में 7 और बीजेपी को 1 सीट मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की कल दिल्ली में हुई बैठक में आने वाले 2 महीनों में पार्टी संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के तरीकों पर विचार किया गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद पार्टी संगठन के सभी मोर्चों को सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया। इनमें 11 से 12 जनवरी को बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में होगी। पार्टी के सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही इस कड़ी में पार्टी से जुड़े दूसरे मोर्चों की बैठकें भी होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री संगठन की पूर्व निर्धारित बैठक
आज दिल्ली में आयोजित की गई। ये बैठक आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के 2019 के चुनाव की तैयारी के लिए, राष्ट्रीय परिषद के जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसकी तिथियों और तैयारियों के लिए भी हुई थी। आने वाली 11-12 जनवरी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन होगा, जिसमें पार्टी के पदाधिकारीगण और सभी जनप्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा के सिलसिले में कल राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद बीजेपी ने कहा कि वो रथ यात्रा जरूर निकालेगी, लेकिन पार्टी राज्य सरकार की ओर से तारीख बताने का इंतजार करेगी। ये बैठक कोलकाता के लाल बाजार कॉन्फ्रेंस सभागार में हुई और इसमें बीजेपी की तरफ से मुकुल रॉय, जेपी मजूमदार और प्रताप बनर्जी शामिल हुए। वहीं राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया। ये बैठक कलकत्ता हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच के निर्देश पर हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा को मंजूरी नहीं दी थी, जिसके खिलाफ बीजेपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की पहली सुनवाई में एकल बेंच से भी बीजेपी को कोई राहत नहीं मिली थी, लेकिन डिविजनल बेंच ने एकल बेंच का फैसला पलटते हुए राज्य के शीर्ष अधिकारियों को प्रस्तावित रथ यात्रा की तारीखें तय करने के लिए बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री ने कारोबार करने की प्रक्रिया में छोटी से छोटी बाधाएं हटाकर देश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को सुधारने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने ये विचार दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में रखे। उन्होंने कहा कि अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को सुधार पाए तो छोटे कारोबारियों और आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी के स्तर को भी सुधार पाएंगे। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि भारत जैसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। इस बैठक में कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और केंद्र के कई उच्च अधिकारियों ने हिस्सा लिया। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में आज बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की पहली बैठक होगी। इस बैठक में पिछले महीने 19 नवंबर को हुई बैठक में लिए गए कुछ फैसलों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम यानी एमएसएमई समेत अन्य मुद्दों को बैठक में उठाया जाएगा। आज होने वाली बैठक में केंद्रीय बैंक के संचालन का मुद्दा प्रमुख होगा। रिजर्व बैंक के निर्णय लेने में उसके केंद्रीय निदेशक मंडल की भूमिका को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। वर्तमान संरचना के मुताबिक केंद्रीय बोर्ड सलाहकार की भूमिका निभाता है, लेकिन बैंक के परिचालन और उसके प्रमुख निर्णयों में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। इससे पहले आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल सरकारी बैंक के प्रमुखों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पीसीए वाले बैंक को कर्ज देने की छूट देने और बैंकों को कैपिटल में छूट देने के मामले पर चर्चा हुई। बैठक में 12 फरवरी के आरबीआई सर्कुलर की समीक्षा की भी मांग की गई। कुरुक्षेत्र में गीता पूजन के साथ कल से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हो गई। महोत्सव में शामिल हुए सभी लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चारण और शंख ध्वनि के बीच ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल से सूर्य को अर्घ्य दिया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम में देश भर से साधु संत जुटे हैं। ये महोत्सव 18 दिसंबर तक चलेगा। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के संसद भंग करने के फैसले को गैर कानूनी करार दिया है। गुरुवार को यह फैसला अदालत ने सर्वसम्मति से दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति संसद का कार्यकाल खत्म होने से पहले यानी उसके गठन के 5 साल बाद तक उसे भंग नहीं कर सकते। कोर्ट के इस फैसले के बाद से राष्ट्रपति सिरिसेना के खिलाफ महाभियोग लाने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति सिरिसेना ने 26 अक्टूबर को रानिल विक्रमसिंघे की सरकार को बर्खास्त कर पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बना दिया था, लेकिन जब राजपक्षे सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए तो उन्होंने संसद को ही भंग करके 5 जनवरी को चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी। बुधवार को ही विक्रमसिंघे ने 225 सदस्यों के सदन में 117 सांसदों के समर्थन के साथ अपना बहुमत भी साबित कर दिया था। दूसरी तरफ महिंदा राजपक्षे अपनी बहुमत साबित करने में असफल रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए विक्रमसिंघे ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। सिरिसेना ने 9 नवंबर को संसद भंग करने का फैसला दिया था, जबकि संसद का 20 महीने का कार्यकाल बाकी था। इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में 13 याचिकाएं दर्ज की गई थी।
बात खेलों की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला पर्थ के मैदान में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज एरॉन फिंच और मार्कस हैरिस बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक बिना किसी नुकसान के 58 रन बना लिए हैं। वहीं पहला टेस्ट मैच जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। एडलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 31 रन से हराया था। और बात हॉकी की करेंगे। मेजबान भारतीय टीम को पुरुष हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स ने मेजबान भारत को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। ओडिशा में कलिंगा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने नीदरलैंड्स को जोरदार टक्कर दी, लेकिन आखिरी क्वार्टर में नीदरलैंड्स ने बढ़त बनाई और मुकाबला अपने नाम कर लिया। नीदरलैंड्स के लिए वान डेर वीडेन, मिंक थेरे, ब्रिंकमैन ने गोल दागे। भारत के लिए आकाशदीप सिंह ने गोल किया। दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम ने जर्मनी को 2-1 से हरा दिया और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। वहीं सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। बेल्जियम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स की टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। और अब बात खास शख्सियत की। शोमैन के नाम से मशहूर अभिनेता राज कपूर की आज जयंती है। अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। राज कपूर भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में आज भी लोगों के दिलो दिमाग को छू जाती हैं। मेरा नाम राजू, घराना अनाम, बहती है गंगा जहां मेरा धाम। हर दिल अजीज अभिनेता राज कपूर ने फिल्मों के जरिए वो मुकाम हासिल किया जो देश विदेश के कम ही अभिनेताओं को नसीब हुआ है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। राज कपूर ने समाज में फैली बुराइयों को मनोरंजन के जरिए समझाया, जिसकी झलक जिस देश में गंगा बहती है अब दिल्ली दूर नहीं और बूट पॉलिश में देखने को मिलती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हिंदी फिल्मों में राज कपूर को पहला शोमैन कहा जाता है। उनकी फिल्मों में मौज मस्ती, प्रेम, एक्शन से लेकर आध्यात्म और समाजवाद तक सब कुछ मिलता है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। फिल्म श्री 420 में उनका दिखाया गया मकान का सपना आज भी जिंदा है। चाले वो चल कर दिल में समाया, खा पी गया वो किया है सफाया। तुम भी देखो बचकर रहना, चक्कर में न आना इचक दाना। जबकि फिल्म जागते रहो में उठाया गया भ्रष्टाचार का मुद्दा आज भी प्रासंगिक। जागो जागो मोहन प्यारे जागो। फिल्मों में उनके योगदान के लिए 1971 में उन्हें पद्म भूषण और 1987 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भूलेंगे वो पर हम तुम्हारे रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए विशेष में 13 दिसंबर, शहीदों को नमन। नमस्कार।